सीमांत प्रदेश के राजा आदित्य सिंह की इकलौती बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। राजा अपनी बेटी शकुंतला से बहुत ही प्यार करता था। राजकुमारी शकुंतला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी जवान हुई तो राजा और रानी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए दो राजकुमारों के रिश्ते भी आ गए। अब महाराज को यह फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगे, महारानी जी, हमारे पास पड़ोस के दो राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए आए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको चुनूं, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और दोनों ही बड़े ही समझदार हैं। दोनों राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही मैत्रीपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए मुझे भी समझ में नहीं आता कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वह दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वह किसी नतीजे पर भी नहीं पहुँचे जिससे कि इस समस्या का कोई भी हल निकल जाए। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए थे वह दोनों ही पड़ोस के राज्यों के राजकुमार थे, जिनमें से एक राजकुमार का नाम दुष्यंत और दूसरे का नाम पृथ्वी था। उनमें से राजकुमार दुष्यंत बहुत ही अक्लमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार जिसका नाम पृथ्वी था वह ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अक्लमंद। उसने मन ही मन यह योजना बना रखी थी कि राजकुमारी से वह एक बार शादी कर ले, उसके बाद वह षड्यंत्र रचकर राजा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी पसंद करेगी और उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। अगली सुबह महारानी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य लड़के की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास दो पड़ोसी राज्यों के राजकुमार के रिश्ते भी आए हुए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर हैं, साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस भी राजकुमार को तुम चुनोगी उसी के साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। तो तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है? राजकुमारी ने कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरीके से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे और जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। महारानी यह बात सुनकर बड़ी ही खुश हुई और अपनी बेटी को गले से लगाकर कहने लगी, जीती रहो बेटी, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन समस्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों ही राजकुमार हमारी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया, माँ, आप जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मुझे आप ही का फैसला मंजूर होगा। इस बार रानी कुछ खींच गई और ऊंची आवाज में बोली, बेटी, मैं कह रही हूँ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी माँ की बात को सुनकर कुछ पलों के लिए राजकुमारी चुप हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी जो
मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। अपनी बेटी की यह बात को सुनकर महारानी कुछ हैरान हुई और पूछने लगी, बताओ बेटी, क्या है वह 3 शर्तें? बेटी ने कहा, मेरी पहली शर्त तो यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वह राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। अपनी तीनों शर्तें कहकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। यह शर्तें सुनकर महारानी बहुत ही हैरान हुई और गुस्से में कुढ़ते हुए कहने लगी, बेटी, इसका मतलब यह है कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी यह अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है? किसमें इतनी हिम्मत है कि वह उस तालाब में जाए और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खाना खा लेंगे तो उनका पेट भर ही जाता है, तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा? और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखलाएगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराता हुआ देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में पहुंच गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी कि आपकी बेटी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती है, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी हैं। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को पूरे विस्तार से बता दी। रानी की बातों को सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, रानी साहिबा, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को मैंने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें सोचकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ मेरी शादी अपनी सखी के एक बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वह शर्तें रखी थीं। फिर भी मेरी शर्त ऐसी थी जिसमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना। जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी राजा के जंगलों में छुपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करना, जिन्होंने हमारी प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वह सभी शर्तें पूरी की थीं। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी साहिबा, अगर हम वह शर्तें पूरी ना कर पाते तो हमारी शादी आपसे ना होती। तब रानी ने तुनक्कर कहा, क्यों नहीं हो पाती शादी? अगर आप शर्त पूरी भी नहीं करते तो भी मैं आप ही से शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तब रानी कहने लगी, परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वह अपनी बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे। महाराज ने कहा, रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की तीनों शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने यह शर्तें रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उससे मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेशा भिजवा दिया। दोनों राजकुमारों को महल में बुलावा भेजा। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो सके। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा भी गया था कि दोनों राजकुमार वहां पर आराम से रह सकें। राजकुमार भी महाराज के इस आतिथ्य सत्कार से बहुत ही प्रसन्न थे। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार दुष्यंत पर एक नजर दौड़ाई। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार दुष्यंत की कदकाठी और उसके बात करने के तरीकों से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को यह भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार पृथ्वी से बातचीत की तो राजा को उसकी बातचीत करने का सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वह फूटी आंख भी नहीं सुझाया। राजा समझ गया कि वह एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत ही बहुत पसंद आया और वह सीधा राजकुमारी के पास गई। कहने लगी, राजकुमारी मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए राजकुमार दुष्यंत अगर मेरी तीनों शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वह अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी कि यह वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखलाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार पृथ्वी कहने लगा, अरे यह क्या? नहीं नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा कि भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। यही कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार दुष्यंत ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखलाऊंगा। फिर वे लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उसी तालाब पर जा पहुँचे। राजकुमार ने बिना देरी किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मजे से तालाब में तैरने लगा। काफी देर तक वह तालाब में तैरता रहा, परंतु इस दौरान
वह मगरमच्छ कहीं भी दिखाई नहीं दिया और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर लौट आया। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वह आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, राजकुमारी जी, मैंने अपनी शर्त तो पूरी कर दी है और शायद आप यह बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए वह मगरमच्छ क्यों नहीं आया। तो बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। इसी तरह से मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। यह जरूरी नहीं था कि वह मगरमच्छ उस तालाब में हो, क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई ऐतराज ना होगा। महाराज भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे। वह मुस्कुराने लगे। राजकुमारी भी मुस्कुराई और हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक राजकुमार, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैरकर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। इसके आगे राजकुमारी ने कहा, तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल कब खाकर दिखलाएंगे। राजकुमार ने कहा, अभी थोड़ी देर में ही। यह कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर के बाद वह नौकर वापस महल में लौट आया। उसने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कोई चीज उसे थमा दी। इतनी देरी में राजा के नौकर ने अगली शर्त को पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। वह एक बहुत बड़े पतीले में चावल लेकर वहां पर आया। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार यह शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप खा सकेंगे इतना पतीला भरकर चावल। राजकुमार ने बड़े ही आराम से कहा, मैं तो एक क्या 2 पतीले भरकर चावल भी खा सकता हूँ। यही कहकर राजकुमार दुष्यंत ने अपने कपड़ों में छिपा रखा एक छोटा सा पतीला निकाला, जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और झट से खा गया। राजकुमारी को देखकर वह कहने लगा, क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपके सामने मैंने अभी पतीला भर के चावल खाए। यही कहकर राजकुमार मुस्कुराने लगा। उसकी बात को सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने भी अपनी रानी से कहा, रानी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दें। मुझे तो लगता है कि यह राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर ही लेगा। तब राजकुमार दुष्यंत कहने लगा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की थी। वह पतीला छोटा हो या बड़ा, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस तरह से मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी, महाराज और तीनों महल के शाही बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार एक घोड़े को अपने साथ ला रहा है। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, बेटा दुष्यंत, यह घोड़ा लेकर तुम कहाँ पर जा रहे हो। राजकुमार दुष्यंत बड़े ही गर्व से कहने लगा, महाराज, यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैं खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीद कर लाया हूँ। इसके मालिक ने बताया है कि यह बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम भी रखा है।
वह घोड़ा सचमुच ही बहुत ही शानदार था। राजकुमारी को भी वह घोड़ा बहुत ही पसंद आया। उस घोड़े का रंग बिल्कुल सफेद था और उसकी कदकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? राजकुमार ने कहा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि यह मेरा घोड़ा है, मैं जो भी चाहूँ इसका नाम रखूं। मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखलाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। यह कहकर राजकुमार दुष्यंत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और फिर दौड़ाता हुआ बाग के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाकर वह उन्हीं लोगों के पास आ पहुंचा। यह सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हुए लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वे बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसीलिए मैंने यह 3 शर्तें रखी थी कि इन तीनों शर्तों को पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार भी मिल गया। राजकुमारी की बात को सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार दुष्यंत और राजकुमारी शकुंतला की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। वे दोनों एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। और हाँ, अगर आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में देते हैं तो वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।